नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के अंदर भूगोल विषय में अपवाह तंत्र अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र यानी कहने का मतलब जो बरसात के अंदर बरसात होती है उसके अंदर जब नदियां या जो पानी बह कर के आता है वो नदियों के द्वारा, वितरिकाओं के द्वारा, वाहिनियों के द्वारा, अर्थात जो उसका माध्यम होता है उस माध्यम के द्वारा बरसात का पानी बह करके नाले, वाहिनियों, वाहिकाएं दिए उनके द्वारा बह करके पानी एकत्रित होता है, आता है, आगे बढ़ता है और समुद्र तक पहुंच जाता है। तो निश्चित इसका मतलब ये है कि अपवाह क्या होता है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, प्रवाह का मतलब होता है बहना, जो जल बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसे अपवाह कहते हैं। यानी पानी के बहने को ही अपवाह कहा जाता है। पानी अपने ऊपर से निम्न स्तर की तरफ अर्थात नीचे वाले भाग की तरफ जो बहता है वो नदियों के द्वारा हो चाहे नालों के द्वारा हो, उस प्रवाहित होने को अपवाह कहते हैं। और जो वाहिकाएं होती है उन वाहिकाओं का जो जाल बिछा हुआ है अर्थात जो उसका माध्यम है उस जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र। यानी जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। और जो उसका जाल है, जो जितनी भी नदियां हैं, जहाँ नाले हैं, उनको उसका जो तंत्र है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। अर्थात यानी किसी भी क्षेत्र को अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि के अनुसार चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृतियां और वो जो ढाल बहने वाले जो जल की मात्रा, बहाव आदि के परिणाम स्वरूप ही ये अपवाह तंत्र होता है। मुख्य रूप से अपवाह तंत्र को हम इनके प्रतिरूप के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। इसमें 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक है वृक्षाकार। पहला है वृक्षाकार जो अपवाह तंत्र है। जो इस अपवाह तंत्र के अंदर पेड़ की जो शाखाएं होती है, टहनियां होती है, उन शाखाओं के अनुरूप से ये अपवाह तंत्र होता है, इसलिए इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहा जा सकता है। जैसे कि उत्तरी मैदान की नदियां, उत्तरी मैदान की नदियां, ये वृक्षाकार अपवाह तंत्र के अंदर आती है। फिर है आर्य रेडियल। इस रेडियल के अंदर जब नदियां किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती है, अर्थात किसी ऊंचे भाग से जो नदियां हैं वो निकलती है और फिर वो निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस प्रकार का अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में है जालीनुमा, जिसको बोलते हैं ट्रेलिस। जालीनुमा जो प्रवाह अपवाह तंत्र है, उस जालीनुमा के अंदर कि जैसे कि 2 नदियां समानांतर बह रही है और उन दोनों नदियों को जो जोड़ने वाली बीच की जो वितरिकाएं हैं, जो अपवाह है, जो उसकी नालिकाएं, नालियां हैं अर्थात जो नदियां हैं, वो नदियों का जो श्रृंखला है वो एक जाली के अनुसार तैयार होती है। 2 नदियां साथ साथ बह रही है और इन दोनों नदियों को समानांतर जैसे कोई वितरिकाएं हैं वो इन दोनों को जोड़ती है, तो एक तरह से जालीनुमा एक जाली के आकार का प्रतिरूप तैयार होता है। और इस प्रतिरूप को अर्थात दोनों मुख्य नदियों को उनकी सहायक नदियां समकोण पर मिलाती है, तो एक सीढ़ी या जाली के अनुसार निर्माण होता है, एक आकृति बनती है।
इस आकृति को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इसके बाद में अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब सेंट्रिपिटल, अर्थात इसका मतलब होता है कि चारों तरफ से जो सभी दिशाओं से नदियां बह करके और एक केंद्र बिंदु तक अर्थात केंद्र तक पहुंचती है, चारों दिशाओं से बहती हुई ये नदियां हैं और एक केंद्र बिंदु की तरफ ये पहुंचती है, तो इसे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात इस तरीके से भाई सभी दिशाओं के अंदर से उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, सभी दिशाओं से बहकर के एक जगह पे किसी झील में हो या किसी ग्रत के अंदर हो आकर के और ये गिरती है, विसर्जित होती है, तो ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप तैयार होता है, बनता है। इसी प्रकार से एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी क्या होती है? अपवाह द्रोणी एक निश्चित एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर अर्थात एक नदी हो या उसकी सहायक नदियों द्वारा, उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। अर्थात एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक, उसको कहते हैं जल विभाजक। एक अपवाह द्रोणी से दूसरी अपवाह द्रोणी को विभाजित करने के लिए, अर्थात एक अपवाह द्रोणी से दूसरे को अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है या जल संभर भी इसे कहते हैं। बड़ी नदियां जल ग्रहण के क्षेत्र में नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियां नालों का अपवाह क्षेत्र जल संभर। बड़ी नदियों के क्षेत्र ग्रहण को जो क्षेत्र होता है उसको द्रोणी कहते हैं, और छोटी नदियां होती है अर्थात उसका जो क्षेत्र होता है, अपवाह क्षेत्र होता है, उसे जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जो जल संभर होता है उसका आकार छोटा होता है। ठीक इसी प्रकार से नदियों का जो विसर्जित होता है, विसर्जन के आधार पर नदियों को दो भागों में, भारत के अंदर दो बहने वाली नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है उनके विसर्जन के आधार पर। जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में, कुछ का बंगाल की खाड़ी में गिरता है और कुछ का अरब सागर के अंदर गिरता है। तो कुछ नदियां पूर्व के अंदर बहने वाली होती है और कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली होती है। तो नदियों का या प्रवाह के अनुसार उनका वर्गीकरण, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण, नदियों का समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अरब सागर का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इस तरीके से दो भागों में हम जल विभाजन के आधार पे नदियों को विभाजित कर सकते हैं इनके अपवाह तंत्र के अनुसार। अर्थात जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होती है, उन नदियों का अर्थात उनका जो अपवाह तंत्र है वो 77% कितना है? बंगाल की खाड़ी वालों का 77%
अपवा तंत्र है। और ये जो अरब सागर की तरफ जो गिरने वाली होती है उन नदियों का 23% क्षेत्र है। देखिए भाई, इसके अंदर अपवा तंत्र के अंदर जल विभाजक के रूप में, रेखा के रूप में दर्शाया गया है। कुछ जल अपवा तंत्र क्षेत्र है लगभग 77%, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। ये बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। गंगा हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा नदी और महानदी इनका जल विभाजित है। बंगाल की खाड़ी में होता है। और दूसरा जो अपवा तंत्र है, जो 23% जल ग्रहण क्षेत्र है, वो 23% जल ग्रहण क्षेत्र के अंदर सिंधु है, नर्मदा है, तापी है, माही है और पेरियार नदियां हैं। ये नदियां 23% भाग, अर्थात कहने का मतलब अरब सागर में जल विसर्जन करती है। इसमें तापी, सिंध और इसके साथ में माही है, नर्मदा है, नर्मदा नदी आदि ये नदियां अरब सागर के अंदर जल का विसर्जन करती है। इस तरीके से अपवा क्षेत्र के बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।